नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की वेबसाइट है और 7 मई 2020 के प्रेस रिलीज़ में सेबी एडवाइस कर रहा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को कि आप अपना ध्यान इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने में लगाएं। आइए इस न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सेबी को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को इस तरह की गाइडलाइंस इशू करनी पड़ी। ये जेनिफर एम जॉनसन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ग्लोबल सीईओ की तस्वीर है। इन्होंने एक अर्निंग कॉल्स के दौरान सेबी को ब्लेम करते हुए कहा कि सेबी ने अक्टूबर 2019 में जो अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ 10% होल्डिंग रखने के निर्देश जारी किए थे, उसके कारण डेट मार्केट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसी रीज़न के कारण उनकी कंपनी यानी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने 6 फंडों को बंद करना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ग्लोबल सीईओ जेनिफर एम जॉनसन ने अपनी गलतियों का सारा दोष सेबी के ऊपर डाल दिया है, जो कि कंपनी के अनप्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। आइए अब हम सेबी की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि सेबी ने इसका क्या जवाब दिया है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को बोला है कि वो अपना ध्यान इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने में लगाएं। सेबी ने इस बात को दर्शाया है कि मीडिया में यह खबर छपी थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो सेबी द्वारा अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी पर जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जारी किए थे, वो एक बहुत बड़ा कारण था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट स्कीम्स को क्लोज करने का। सेबी ने अपने इस प्रेस रिलीज़ में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से घटनाक्रम चले और क्या कारण थे कि उन्होंने अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ में नॉर्म्स को टाइट किया और ये किस तरह से इन्वेस्टर्स के फेवर में था। जैसा कि आपको पता है, सितंबर 2018 में ILSFS में बहुत बड़ा फियास्को हुआ था और वो कंपनी एकदम कोलैप्स हो गई थी। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए सेबी ने जो अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको स्ट्रिक्ट करने का निर्णय लिया, क्योंकि सेबी का मेन उद्देश्य है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और इन्वेस्टमेंट में ऑर्डरलीनेस और रोबस्टनेस बना के रखना, ताकि निवेशकों का विश्वास फिनेंशियल इंडस्ट्री स्पेशली म्यूचुअल फंड्स पर बना रहे। तो सेबी अपना काम तत्परता से कर रहा था। सेबी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली बेस्पोक सिक्योरिटीज़, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसमें एक ही इन्वेस्टर ने काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और इस तरह की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ओपेक होती हैं। ओपेक मीन्स कि उनका किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो लोग टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर भी नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी फिनेंशियल हेल्थ का पता नहीं लग पाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने इस इशू को एड्रेस किया और उन्होंने डेट सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट्स में अधिक ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोज़र लाने के लिए और इन्वेस्टर्स का जो पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ है, उसको सेफगार्ड करने के लिए उसने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया। इस वर्किंग ग्रुप में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया से रिलेटेड सभी विद्वान लोग शामिल थे और उन्होंने रिव्यू किया लिक्विड स्कीम्स के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को। साथ ही उन्होंने रिव्यू किया जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं मनी मार्केट और डेट मार्केट सिक्योरिटीज़ को वैल्यूएशन करने की, उनको भी उन्होंने रिव्यू किया। इसके साथ ही सेबी ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को भी कॉन्स्टिट्यूट किया
जिसका उद्देश्य था कि वो रिव्यू करे कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो किस तरह से अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जो एमएफएसी का गठन हुआ था उसने कई सारी रिकमेंडेशंस सेबी को दी, जिसमें ये रिकमेंडेशंस शामिल थी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जो कि लिस्टेड हैं, एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं उन्हें टाइम टू टाइम एक्सचेंजेस में डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। जो वो एक्शंस अलग अलग अपनी कंपनी के अंदर लेते हैं वो उन्हें एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और एक्सचेंजेस के थ्रू यह इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक आ पाती है। तो इस कारण ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है और विश्वास बढ़ता है। SEBI board, after deliberations in its meeting held in 2019 and take into account the recommendations of MFAC, inter alia approved the following prudential norms for investment in listed debt securities. तो SEBI ने इन सभी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखा तथा उन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज़रूरी निर्देश जारी किए। फर्स्ट, mutual fund schemes shall be mandated to invest only in listed non-convertible debentures NCDs and same would be implemented in phased manner. तो उन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं और यह काम फेस्ड मैनर में होगा। यानी उसने किसी भी तरह की जल्दीबाजी करने का काम म्यूचुअल फंड को नहीं दिया। All fresh investments in commercial papers shall be made only in listed commercial papers pursuant to issuance of guidelines by SEBI in this regard. तो उन्होंने बोला कि जितने भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हैं वो सभी लिस्टेड कमर्शियल पेपर्स में होंगे। सेकेंड पॉइंट, however, the mutual funds to have flexibility to invest in unlisted NCDs up to a maximum of 10% of the debt portfolio of the scheme, subject to such investments in unlisted NCDs having simple structure as may be specified from time to time. साथ ही उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करी कि वो अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर 10% से ज़्यादा नहीं। यानी उनका जो डेट पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ 10% ही वो अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, जैसा कि टाइम टू टाइम से भी निर्देश देता रहता है। साथ ही इनमें मंथली कूपन पेमेंट होना चाहिए ताकि हर महीने इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता रहे। और इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए उसने जून 2020 तक का वक्त दिया, यानी करीब 6 महीने का उसने टाइम दिया। 1 अक्टूबर 2019 को सेबी ने सर्कुलर निकाला और सेबी ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक या 30 जून 2020 तक वो फेज वाइज मैनर में अनलिस्टेड एनसीडीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% और फिर 10% तक उसे रिड्यूस करें। साथ ही उसने म्यूचुअल फंड्स को ग्रैंडफादरिंग का भी ऑप्शन दिया ताकि जो डेट मार्केट है वो हैवी सेलिंग के कारण डिस्टर्ब ना हो। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि जब कोविड का क्राइसिस आया तो सेबी ने इन सभी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया, यानी जो डेट 31 मार्च 2020 तक थी उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया, और जो डेट 30 जून 2020 थी उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया। लास्ट में सेबी यह कहता है कि इतने क्लियर रेगुलेशंस होने के बावजूद कुछ म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क अनलिस्टेड ओपेक बेस्पोक स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटीज़ में बनाए रखा, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो थी और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं किया सेबी की गाइडलाइंस के बावजूद। और इस तरह से जब सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ये सभी फंड क्लोज करने पड़े बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन प्रेशर। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ये समझना चाहिए
कि वो अपनी लापरवाहियों का इल्ज़ाम हमारे देश के रेगुलेटर पर नहीं लगा सकते। उन्हें अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होगा और इन्वेस्टर्स को उनका ड्यू देना होगा। मैं आशा करती हूँ आपको यह न्यूज़ विश्लेषण अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।